हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास में आज का हमारा टॉपिक है मानव तंत्र। मानव तंत्र में जो भी सिस्टम है हमारे, चाहे वो परिसंचरण तंत्र हो, चाहे उत्सर्जन तंत्र हो, चाहे जनन तंत्र हो, चाहे तंत्रिका तंत्र हो, चाहे पाचन तंत्र हो, चाहे श्वसन तंत्र हो, इन सभी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वन लाइनर अप्रोच वो आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसे बिल्कुल कंठस्थ कर लें। तो देखिए, ये है वन लाइनर अप्रोच। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो मनुष्य में हड्डियों की संख्या होती है 206। दूसरा क्वेश्चन, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? जब शिशु का जन्म होता है तब उसमें हड्डियों की संख्या होती है 300। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियाँ होती है। चौथा क्वेश्चन, शरीर की सबसे प्रबल अस्थि कौन सी होती है? तो वो होती है फीमर, जो कि जांघ में होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो वो है स्टेप्स भी कहते हैं, जो कान में होती है। छठा क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो वो है फीमर, जो सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो पैर की हड्डी खोखली होती है। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टीबिया जो है वो टांग में या पैर में पाई जाती है। दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? तो दांतों और हड्डियों में कैल्शियम और फॉस्फोरस पाया जाता है। इसके बाद है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती है? क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम की कमी के कारण। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है अस्थियों में। कैल्शियम फॉस्फेट। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अस्थियों व पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो टेंडन जो है वो अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में 20 जो दांत है वो 2 बार विकसित होंगे। आपको मैंने मेरे वीडियो पाचन तंत्र में ये बता रखा है। अगर आप इनसे संबंधित क्वेश्चन विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के लिंक है इनमें, आप उनसे देख सकते हैं आसानी से। पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो आंत के अंदर पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। मुंह में स्टार्च या मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो टाइलिन एंजाइम के द्वारा स्टार्च का पाचन होता है। इसके बाद है, पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है? ऑप्शन दे देंगे आपको, यकृत, पित्ताशय, कॉर्निया, आंत। तो कॉर्निया पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं, क्यों? क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। जीव रासायनिक जो क्रियाएं होती है, जैव रासायनिक क्रियाएं, उनके उत्प्रेरक होते हैं एंजाइम। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो रेनिन जो है वो दूध का पाचन करता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत से अधिकतम पोषक तत्व अवशोषित किए जाते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये जो है टाइलिन, ये लार में उपस्थित होता है। मुंह से निकली लार किसका पाचन करती है? तो लार के द्वारा स्टार्च का पाचन होता है। किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ होता है? भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन होता है उदर से प्रारंभ। कि आमाशय से जो रस निकलते हैं वो भोजन को तो पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय को नहीं पचाते। क्यों? क्योंकि आमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। आमाशय की दीवार जो है वो श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। ये प्रश्न भी आ सकता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यानी विषैले पदार्थ का चूषण किसके द्वारा किया जाता है? तो यकृत या लीवर के द्वारा विषैले पदार्थ का चूषण किया जाता है। पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन क्या करता है? तो पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। पाचन के बाद प्रोटीन किस पदार्थ में बदलते हैं? तो अमीनो अम्लों में। वह कौन सा अंग है मानव शरीर का जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो यकृत ऐसा अंग है जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का
स्टोरेज या स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को, यकृत। पित्त का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो यकृत के द्वारा पित्त का निर्माण होता है। पित्त कहाँ जमा होता है? तो पित्त जो है वो पित्ताशय में जमा होता है। पित्त का क्या कार्य है? वसा का पायसीकरण करना, वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण करना पित्त का कार्य है। रक्त परिसंचरण तंत्र का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र का सबसे पहले अध्ययन किया था। पेसमेकर का संबंध किस अंग से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हृदय, पेसमेकर का संबंध हृदय से है। पेसमेकर का कार्य क्या है? तो दिल की धड़कन को प्रारंभ करना पेसमेकर का कार्य है, दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। धमनी की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दाब को रक्तदाब कहते हैं। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्तदाब घटता है। रुधिर दाब किसके द्वारा मापा जाता है? तो स्फिग्नोमेनोमीटर, स्फिग्नोमेनोमीटर के द्वारा रुधिर दाब मापा जाता है। हृदय की धड़कन किसके द्वारा मापी जाती है? तो स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय की धड़कन मापी जाती है। जार्विक सेवन क्या है? जार्विक सेवन, जार्विक सेवन ये कृत्रिम हार्ट है, कृत्रिम हृदय है। जार्विक सेवन किस अंग में लब-डब की आवाज़ आती है? तो हृदय में लब-डब की आवाज़ आती है। हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हृदय को एक बार धड़कने में 0.8 सेकेंड लगते हैं और 1 मिनट में 72 बार धड़कता है मानव हृदय। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। नाड़ी दर कहाँ से मापी जाती है? तो नाड़ी दर जो है वो धमनियों से नापी जाती है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब सिस्टोलिक व डायस्टोलिक कितना होता है? सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 mm। यह आपको याद रखना है। वो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक पूछे तो 80 से 120 होगा और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक पूछे तो 120-80 mm। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तदाब क्या होता है? कम होता है, बढ़ जाता है? तो दौड़ लगाते समय रक्तदाब बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो एक सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय 2 अरब बार धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य है? तो पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। हृदय पंप करता है ब्लड को। शरीर की सबसे विशालतम धमनी है एरोटा। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल कितनी मात्रा होती है? तो हमारे वजन का 7% ब्लड होता है स्वस्थ शरीर में। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो प्लीहा या तिल्ली या स्प्लीन ये ब्लड बैंक का कार्य करता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहा या आयरन जो है रक्त में पाई जाने वाली धातु है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में या वृक्क में रक्त का शुद्धिकरण होता है और ये क्रिया कहलाती है डायलिसिस। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? लोहा हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, जिसे आयरन भी कहते हैं, Fe भी लिखते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। कि नलिकाओं में जो रक्त बहता है उसका थक्का किसके कारण नहीं जमता है? तो हिपेरिन नामक पदार्थ होता है जिसके कारण नलिकाओं में रक्त का थक्का नहीं जमता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रुधिर प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं हैं उनके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? तो लाल रक्त कणिकाओं को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, इरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? तो वयस्क के अंदर लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा या बोन मेरो में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। उच्च उन्नतांश में आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ेगा? तो उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ती है। डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है? रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना डब्ल्यूबीसी का कार्य है। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की कौन सी, श्वेत रक्त कणिकाओं का कौन सा प्रकार मनुष्य में सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो न्यूट्रोफिल जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। डब्ल्यूबीसी में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कणिकाएं हैं न्यूट्रोफिल। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। आरएच कारक का पता किसने लगाया? आरएच कारक का पता लगाया वीनर और लैंडस्टीनर ने। वीनर और लैंडस्टीनर ने आरएच कारक की खोज की है। किस
ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होती है, तो ए बी ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। किस ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीबॉडी होती है, तो ओ के अंदर दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं होता है, एंटीजन, ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटीजन क्या कार्य करता है? ये प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? संक्रमण के विरुद्ध। आरएच कारक का नाम किसके नाम से संबंधित है? तो आरएच रिसस एक मंकी था, बंदर था, उससे संबंधित है। आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो आरएच पॉजिटिव व्यक्ति पुरुष और आरएच नेगेटिव महिला विवाह योग्य नहीं है। ये कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक ग्राही है? तो ए बी रक्त समूह सार्वत्रिक ग्राही है और ओ रक्त समूह सार्वत्रिक दाता है। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने और भोजन की तृप्ति की अनुभूति कराने से संबंधित केंद्र स्थित होते हैं? तो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में ये सेंटर उपस्थित होते हैं। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या है? तो सेरेब्रम जो है वो बुद्धि का केंद्र होता है। सेरेब्रम किससे संबंधित है? ये मस्तिष्क से संबंधित है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो प्रमस्तिष्क जो है वो मनुष्य के मस्तिष्क का सर्वाधिक बड़ा भाग है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन क्षमता होती है? मस्तिष्क में सबसे कम पुनर्योजन की क्षमता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन कहलाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन जो है ये सबसे बड़ी कोशिका है मानव शरीर की। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो 31 जोड़ी जो तंत्रिकाएं मेरुदंड से निकलती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो मेरुरज्जु जो है वो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है, मेरुरज्जु। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन क्रिया संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे पावर हाउस भी कहते हैं, कोशिका का शक्तिगृह। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? तो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के बाद 38 अणु एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 16 से 18 बार एक स्वस्थ मनुष्य सांस लेता है। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस अंग में होता है, किस भाग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड व जल में बदलना ये कहलाता है वायु शोषण। पूर्ण रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है। हमारे छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो लगभग 4% CO2। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो क्रेब्स चक्र में पाइरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है, पाइरुविक अम्ल। अनोक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो अनोक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद है लैक्टिक अम्ल। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? तो यूरिया जो है वो मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है मनुष्य के शरीर में। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में यूरिया का निर्माण होता है, यकृत में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो रक्त की अशुद्धियाँ वृक्क में या किडनी में जाकर छनती है। मनुष्य में रुधिर कहाँ छनता है? तो किडनी का पार्ट है बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट। बोमेन कैप्सूल में रक्त छनता है। मानव मूत्र का रंग किस कारण पीला होता है? तो यूरोक्रोम वर्णक के कारण मानव मूत्र का रंग पीला होता है। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? नेफ्रॉन वृक्क या किडनी से संबंधित है। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कृत्रिम गुर्दा जो है डायलिसिस पर कार्य करता है। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? तो मूत्र के अंदर यूरिया की सर्वाधिक मात्रा होती है मानव शरीर में। डायलिसिस का कार्य किस अंग में होता है? तो किडनी में होता है। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के ताप को नियंत्रित करने के लिए स्वेदन महत्वपूर्ण है। कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण पथरी बनती है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब में निषेचन की क्रिया होती है मनुष्य में। हेनले का लूप का कार्य किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है हेनले का लूप। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना के द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण को पोषण मिलता है, इसे अपरा भी कहते हैं। दो युग्मकों के संयोजन को क्या कहते हैं? युग्मकों के संयोजन को निषेचन कहते हैं या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक द्रव के अंदर भ्रूण तैरता रहेगा गर्भाशय के अंदर।
गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। मुंह के द्वारा जो गर्भ निरोधक गोलियां ली जाती है वो किसका निरोधन करते हैं? वो अंडोत्सर्जन का निरोधन करते हैं। टेस्ट ट्यूब शिशुओं में अंडाणुओं का निषेचन टेस्ट ट्यूब में और विकास गर्भाशय में होता है। बच्चों का लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो पिता के गुणसूत्र से बच्चे के लिंग का निर्धारण होगा। मनुष्य में गर्भकाल कितना होता है? तो 9 महीना होता है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। और पुरुषों की नसबंदी को कहते हैं वासेक्टोमी। प्रथम परकनली शिशु का क्या नाम था? तो लुइस जॉन ब्राउन जो है वो प्रथम परकनली शिशु था। और भारत में जो प्रथम परकनली शिशु वो हर्षा नाम की बच्ची थी। एमनियोसेंटेसिस के द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है? एमनियोसेंटेसिस के द्वारा गर्भ में शिशु की जांच की जाती है। गर्भ में शिशु की जांच की तो अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ हैं वो नलिका विहीन होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, इनके द्वारा स्त्रावित रसायन क्या कहलाते हैं? तो इनके द्वारा स्त्रावित रसायन हार्मोन कहलाते हैं। कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं? तो पीयूष जो ग्रंथि है अंतःस्रावी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और हेडमास्टर ग्रंथि कहते हैं हाइपोथैलेमस को। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि उपस्थित होती है। TSH हार्मोन जो है वो थायरोक्सिन के स्त्रावण को उत्तेजित करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्त्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं इसे, इससे वृद्धि हार्मोन स्त्रावित होता है। ऑक्सीटोसिन स्त्रावित करने वाली कौन सी ग्रंथि है? तो पीयूष ग्रंथि का जो पश्चिम भाग है उससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्रावण होता है। आयोडीन की कमी से होने वाले गलगंड में किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? थायराइड ग्रंथि की अपवृद्धि के कारण गलगंड रोग होता है। मिक्सीडीमा रोग किस ग्रंथि की कुसंक्रिया के कारण होता है? तो थायराइड ग्रंथि की कुसंक्रिया के कारण मिक्सीडीमा रोग होता है। मिक्सीडीमा। किस हार्मोन को अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन को अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहते हैं, थायरोक्सिन को। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में। आयोडीन कौन से हार्मोन में होता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है शरीर की? तो यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। अश्रु का स्त्रावण कौन सी ग्रंथि करती है? तो लेक्रिमल ग्रंथि के द्वारा आंसू का स्त्रावण होता है। कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? थाइमस जो है वो वृद्धावस्था में लुप्त हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मादा जनन हार्मोन कौन सा है? तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन भी मादा जनन हार्मोन है, आप ध्यान रखिएगा ये चीज़। नर लैंगिक हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन का स्त्रावण कहाँ से होता है? तो ग्राफियन जो फॉलिकल है या ग्राफियन पुटिकाएँ हैं, ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन का स्त्रावण होता है। कौन सा हार्मोन करो या मरो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रीनलिन जो है वो करो या मरो हार्मोन या लड़ो या उडो हार्मोन कहलाता है, एड्रीनलिन। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो एड्रीनल ग्रंथि जो है वो रक्तदाब का नियंत्रण या कंट्रोल करती है रक्तदाब को, एड्रीनल ग्रंथि। जीवन रक्षक ग्रंथि भी कहते हैं इसे। और इससे जो हार्मोन निकलता है एड्रीनलिन उसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्त्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो अग्नाशय जो है वो अंतःस्रावी और बहिस्त्रावी की तरह दोनों की तरह कार्य करती है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। इंसुलिन का स्त्रावण किससे होता है? तो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का स्त्रावण होता है, बीटा कोशिकाओं से। इंसुलिन की खोज किसने की? तो बेटिंग और बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की, बेटिंग और बेस्ट ने। लैंगरहैंस के द्वीप समूह जो इंसुलिन का स्त्रावण करते हैं कहाँ स्थित होते हैं? तो लैंगरहैंस के द्वीप समूह अग्नाशय में स्थित होते हैं, अग्नाशय में। मनुष्य के शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है? तो 639 पेशी होती है मनुष्य में। सबसे शक्तिशाली पेशी कौन सी है? जबड़ा जो है वो सबसे शक्तिशाली पेशी है। किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? अपने आप जो स्पंदित होती है, तो हृदय की पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान उत्पन्न होती है? तो लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में जमा होने के कारण थकान उत्पन्न होती है। मानव के शरीर में किस अंग में कॉर्निया उपस्थित होता है? तो आँख के अंदर कॉर्निया उपस्थित होता है, जिसे नेत्रदान के समय कॉर्निया दान किया जाता है। नेत्रदान में कॉर्निया का दान होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? तो नेत्र में प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल आइरिस करता है। आँख में किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर जो है वो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंग में विभेद के लिए क्या होते हैं? तो कौन सेल जो होती है? शंकु कोशिकाएं जो हैं
वो रंग विभेद के लिए उत्तरदायी है। आइरिस का क्या कार्य है? आइरिस पुतली के आकार को कंट्रोल करता है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो मेलेनिन वर्णक के कारण त्वचा का रंग होता है। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तो तलुओं पर जो है हमारी त्वचा सबसे मोटी होती है, तलुओं पर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो हमारी स्किन जो है, त्वचा जो है, सबसे बड़ी अंग है मानव शरीर का। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे कठोर होता है? तो दांत के ऊपर जो इनेमल पाया जाता है वो सबसे कठोर पदार्थ है हमारे शरीर का, इनेमल, जो दांतों पर उपस्थित होता है। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन प्रदर्शित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। यकृत या लीवर जो है वो पुनरुद्भवन प्रदर्शित करता है, मनुष्य का अंग है। मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? तो मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। और कौन सा भी अंग जैसे फेफड़े हैं, किडनी है, हार्ट है, इनका प्रत्यारोपण किया जा सकता है, ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, लेकिन मस्तिष्क का ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो लाइसोजाइम जो है वो आंसू में उपस्थित होता है, जो जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग क्या होता है? तो जल जो है वो सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में तांबा होती है, जो पेशियों में पाया जाता है, तांबा। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है सामान्य तापमान। रक्त आरक्षण बैंक किस अंग को कहते हैं? तो प्लीहा को रक्त आरक्षण बैंक या ब्लड बैंक भी कहते हैं। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो लगभग 1350 ग्राम मानव मस्तिष्क का वजन होता है। निम्न में से कौन सा हार्मोन नहीं है? जैसे इंसुलिन, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन और हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन हार्मोन नहीं है। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो कैल्शियम की भूमिका होती है ब्लड के जमने में। कौन सा तत्व रक्त जमने में सहायक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैल्शियम। अधिक ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, पहले बता चुका हूँ मैं आपको। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय का कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो एस्ट्रोजन जो है वो अंडाणुओं को गर्भाशय पर रोपित होने में सहायता प्रदान करता है। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका बीपी बढ़ेगा। कंकाल का मुख्य कार्य होता है शरीर को निश्चित आकार प्रदान करना। ऐसा रासायनिक पदार्थ जो रक्त का थक्का जमाता है, तो फाइलोक्विनोन जो है वो रक्त का थक्का जमाता है। फाइलोक्विनोन। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यानी हार्ट की गतिविधि को दर्ज करने के लिए ईसीजी का प्रयोग होता है। और ईईजी मस्तिष्क की क्रियाविधि को दर्ज करता है, ईईजी। और ईसीजी जो है वो हार्ट की गतिविधि को दर्ज करता है। मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी का व्यास लगभग कितना होता है? तो लगभग जो है डब्ल्यूबीसी का व्यास होता है 0.007 mm। अगर किडनी कार्य करना बंद कर दे तो क्या होगा? तो रक्त में जो है अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाएंगे। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसका रक्तदाब घट जाता है। मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना में संलग्न होती है? तो वृहदांत्र में। कौन सा हार्मोन कैल्शियम और फॉस्फेट को नियमित करता है? तो है पेराथ हार्मोन, जो पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है, वो कैल्शियम और फॉस्फेट को कंट्रोल करता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग निग्रण और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो मेडुला ओब्लोंगेटा जो है, मेडुला ओब्लोंगेटा, ये निग्रण और उल्टी का केंद्र है। तो ये जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं ये मानव तंत्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चन को आप कंठस्थ कर लें। ये क्वेश्चन एनटीपीसी एग्ज़ाम और कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आप इन्हें कंठस्थ कर लें। वन लाइनर अप्रोच है, आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल वीडियो देखिए और इन्हें याद कीजिए।